नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं NCERT हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। कब से कब तक? 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को जानेंगे, समझेंगे। क्या जानेंगे इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में जानेंगे कि राष्ट्रीय यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, भारत के लोगों के हित से संबंधित जन आंदोलन था जो पूरे देश में फैल गया था। देश भर में कई लोग कई सारे ऐसे बड़े बड़े शहरों या छोटे छोटे शहरों जितने भी बोले विद्रोह में इस प्रकार से जुट गए थे जो इसमें साथ ही साथ कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश के बल को यहाँ से हटाने के लिए और अपने अपने अहिंसात्मक रूपों से भी, उपायों से भी देश के बाहर करने की उन्हें कोशिश की गई थी। तो सभी के मिलकर मिली हुई यह लड़ाई सबके मिलकर अपने देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ये चैप्टर को दिया गया है। और इतना ही नहीं, इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें ये प्राप्त होते हैं जो आपका कंपटीशन से रिलेटेड या अपनी नॉलेज या क्लास में हर इम्प्रूवमेंट को या फिर इससे जुड़ी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ये क्लास तक ही रह जाएगा, क्लास 8 तक है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सिर्फ क्लास तक ही नहीं, आपके पूरे लाइफ में किसी भी जगह पे कहीं पर भी ये आपके हर क्वेश्चंस का जवाब इस चैप्टर से मिल सकता है। तो वक्त न ज़ाया करें, चलिए हम पढ़ते स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। ये आंसू गोले यानी कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा, किन पर? जिन्होंने ये आंदोलन किया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पिछले अध्यायों में हमने निम्नलिखित अध्ययन कर चुके हैं। क्या क्या अध्ययन कर चुके हैं? तो हम कर चुके हैं कि भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों पर अधिग्रहण। ओके, सेकंड में हमने क्या किया कि नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत, यानी कि फर्स्ट में हमारा भारतीय भूक्षेत्र, जो हमारा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था, अपना जो क्षेत्र था, किस प्रकार से अंग्रेजों को यह पता चला कि यहाँ पर भी एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा यह देश है जहाँ से हमें बहुत कुछ ग्रहण करने को प्राप्त हो सकता है। और जब उन्हें यह पता चला तो इसको करते करते वो साम्राज्य को किस तरीके से अपना स्थापना करते करते, फैलाव करते करते वो कई रियासतों को अधिग्रहण कर चुके। उसके बाद हमने देखा कि नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत किस प्रकार से उन्होंने अपने तरीके से की। और साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी संस्थाओं की शुरुआत की नए नए कानूनों के साथ साथ, तो उन्होंने किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में किस प्रकार से बदलाव लाए। एकदम बदलाव इतना कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की तरफ ही देख रहे थे, न कि आम जनता, न किसानों और न ही यहाँ के आदिवासियों को उनको कोई मतलब था, सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, जो किस प्रकार से 19वीं सदी में धीरे धीरे शैक्षणिक बदलाव आए। महिलाओं की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे संबंधित वाद विवाद, किसी चीज़ में वाद विवाद बढ़ा, कहीं पर कुछ घटा। साथ ही साथ जाति व्यवस्था की किस प्रकार से चुनौतियां प्राप्त करने के लिए मिली और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार भी हमने देखा किस प्रकार से कुछ हद तक समाज में कुछ सुधारक भी आए और कुछ हद तक उसको नहीं भी लाए गए थे। तो साथ ही साथ जो 1857 का विद्रोह हुआ था और उसके बाद की जो स्थिति हुई, उस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, इतनी सारी जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस विद्रोह के बाद वो क्या परिणाम हुआ और साथ ही साथ हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, किस प्रकार से हस्तकलाओं का पतन हुआ। कहने का तात्पर्य हाथों से बनाए हुए जितनी भी कलाकारी थी वो किस तरीके से समाप्त होती गई। और साथ ही उद्योग यानी कि मशीनरी चलन का धीरे धीरे आने लगा चलन, और उसी को चलन के थ्रू में सब लोग वो अप्लाई करने लगे क्योंकि वो थोड़ा सा इजी तौर पे होता था हस्तकलाओं के थ्रू। तो इसलिए लिखा गया हस्तकलाओं का पतन हो रहा है और उद्योगों का किस प्रकार से विकास धीरे धीरे निरंतर होता जा रहा है। तो ये हम इतने सारे चैप्टर्स को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो शायद आगे के लिए पढ़ना, थोड़ा सा समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पुराने पॉइंट्स को भी समझते हुए चले और उन्हें पढ़ते हुए चले। तो हमने इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा था, इसके आधार पर आपको ऐसा क्या लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश जो शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे?
ये क्वेश्चन किया जाया जा रहा है कि क्यों थे, और बिल्कुल सही क्वेश्चन किया जाया जा रहा है, क्योंकि ये एक सोचने की भी बहुत बात है। क्योंकि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। ये सबसे बड़ा पॉइंट्स आता है कि क्यों असंतुष्ट थे। तो असंतुष्ट कैसे नहीं रहते, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे तरीके से आकर के यहाँ शासन करने लगे, और शासन करते करते अपने व्यापार के थ्रू आए। और ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, हाँ भाई आप लोग भी आओ, अपने करते जाओ और लेते जाओ, और जितनी भी आपसे हम सामान ले रहे हैं उतने ही आपको दाम में हम देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने तो यहाँ पर जो भी कार्य किया, शुरुआत से लेकर जितना भी उनका जो चलता रहा, निरंतर चलता रहा, वो बढ़ते रहा। ऐसा नहीं कि उन्होंने भारतीयों के भी मुनाफे के बारे में सोचा, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। उन्होंने तो ये सोचा कि हम किस प्रकार से अत्यधिक इनसे मुनाफा कमा सके, और इनको जो भी हो सो हो। वो आपका नुकसान तो नुकसान, क्योंकि उन्हें तो अपनी जेबें भरनी थी, अपने देश को, अपने देश में जाकर के उस चीज़ को दिखाना था, और अपने लिए वो इस चीज़ को जी रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश यही थी कि ब्रिटिश शासन प्रशासन की कि कंपनी के थ्रू जो भी उनकी लागत जितना से जितना है हम फ़ायदा कमा सकते हैं ले, और यहाँ से निकले। या कोई भी डिसीजन घर का लेते हैं, जिस प्रकार से हमारे घर में पारिवारिक जब भी हमारा कोई मुद्दा या कोई भी बात विचार विमर्शता घर में चलती हैं, आप भी ध्यान देते होंगे घर में कि जब भी हमारा फैमिलीज मैटर होता है, जब हमारे गार्जियन करके कोई डिसीजन लेते हैं, उस वक्त कोई बच्चा बीच में बोल पड़े और वो बीच में बोलेगा कि डैडी ये चीज़ ऐसे क्यों होता है, मम्मा वैसे क्यों होता है, तो उस वक्त उसे क्या जवाब में मिलेगा? ऑब्वियसली पेरेंट्स की तरफ से ये जवाब मिलेगा, अभी आप शांत रहो, अभी आपको से कुछ नहीं पूछा जाए, ज़रा अभी हम बीच में बोल रहे हैं, बीच में आप ना बोले। फिर कुछ समय बाद वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ विचार विमर्शता कर रहे हैं डिसीजंस को लेकर के, और उसी बीच में यदि बोला जाए बीच में कि हाँ डैडी मैं इसका सवाल का जवाब देते हुए, तो उस वक्त आपको यही जवाब मिलेगा कि कृपया करके बेटा आप इस रूम से बाहर चले जाएं, जब हम आपको बुलाएं और जब आपसे आंसर पूछे तब आप हमें जवाब देना, अभी हमें पहले खुद में कर लेने दीजिए। उस वक्त आपके लिए सही होगा कि आप उस वक्त चले जाएं, अब कुछ समय बाद आए और उसके बाद निष्कर्ता पूरी तरीके से सुन करके जो भी उन लोग का डिसीजन हो उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप बोले। लेकिन बीच में बार बार बोलना वो सही नहीं होता, तो उस वक्त उनको डिस्टर्बेंट लगता है। बिल्कुल सेम टू सेम जब हमारा अपना देश है, अपना कंट्री और अपना सब चीज़ है, उस बीच में उनका हमेशा बोलना ब्रिटिश शासन का वो हमारे लिए सही नहीं था। वो भी तब जब वो हमारे हर धार्मिक, हमारे हर वो छोटे से छोटे नीति, राजनीतिक हो या धार्मिक हो या आर्थिक हो, किसी भी मुद्दा पे वो जब मन तब बोल देते हैं, और सिर्फ बोलना नहीं, वो उसे हथियाना भी चाहते थे और अपने हाथ में लेने के लिए कर रहे थे। तो वो क्या हमें पसंद आता? बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। लगता हमारा देश, हमारा डिसीजन, और देखो सारा का सारा ये लेकर के बैठे हुए। तो यही सब जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जो शुरुआत से अभी आपने ये नोट्स जो हमने पॉइंट्स करके आपने देखा, ये सारे पॉइंट्स यही दर्शाते हैं ना कि इन सब पॉइंट्स का कारण ही है कि ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। कौन? भारतीय लोग। रीज़न यही था क्योंकि वो इन सारे मामले में जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो ये सारे मामले में हस्तक्षेप करते थे। कुछ मामलों में सही है, चलो ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में हमें उनके अनुसार चलना भी चाहिए। कुछ सही था तरीका, तौर तरीका। ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी की सभी चीज़ें अंग्रेज गलत तरीके से ला रहे थे, ब्रिटिश नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से वो ब्रिटेन में, अपने इंग्लैंड में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, जब कुछ व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था वो हमारे समाज में मिला रहे थे, जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन हर जगह नहीं था, क्योंकि कुछ छोटे से छोटे हमारे अपने धार्मिक क्रियाओं में या हर चीज़ों मामले में हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम रह तो रहे अपने घर में, लेकिन हमारे घर के हर डिसीजन कोई बाहर वाले ले रहे हैं। हम रह तो रहे अपने घर में, खाना भी हम बना रहे हैं, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई और आके उसे खा ले रहे हैं, बाहर के लोग खा ले रहे हैं। क्योंकि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारा घर, हमारा खाना, हमारा सोना पीना, उठना खाना, और सिर्फ हम देख रहे हैं और हमारे बदले में कोई बाहर का ये चीज़ कर सके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। इसी प्रकार से है कि हमारा देश, हमारा घर था, जो कि हमारे घर पे कोई और कब्जा करके बैठा था। वो कौन थे? वो कौन था? वो ब्रिटिश शासन। तो ये चीज़ कैसे पसंद आते, इसलिए ये रीज़न बहुत बड़ा था कि भारत के लोग वहाँ से असंतुष्ट थे ब्रिटिश शासन से। तो ऐसा क्या हुआ, असंतुष्टता का क्या कारण निकला? असंतुष्टता का कारण आगे हम पढ़ेंगे। पहले तो हमें यह शुरुआत करना पड़े कि राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय को हम समझते हैं माय फ्रेंड्स कि ये किस प्रकार से हुआ। राष्ट्रवाद का उदय, उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने में व्यवस्था कर दिया। बिल्कुल व्यवस्था करेंगे, क्या कर दिया कि यह देश है क्या?
बिल्कुल करेक्ट सवाल है ना, बिल्कुल हम सोच सकते हैं ना, यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया, किस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। क्या है? घर है। इट मीन्स सबसे पहले सबके माइंड में ये आने लगे आखिरकार ये अंग्रेज आए क्यों, और जब अंग्रेज आए तो हमारे देश पे इस तरीके से क्यों कर रहे हैं कब्जे, आखिर यहाँ इनको इम्पोर्टेंस क्या, आखिर ये है क्या। एक तरह से सही बोले तो सभी लोगों का दिमाग में ये दिन रात अब आने लगा, धीरे धीरे समझ बढ़ने लगी भारतवासियों की कि आखिर ये देश क्या होता है। यानी कि हम जो, क्योंकि पहले जो थे वो छोटे 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 एरियाज में सब बटे हुए थे और उनको ये नहीं पता, वो बस इसी एरिया तक सीमित थे ना, अपने छोटे छोटे एरियाज में सीमित थे। लेकिन जब अंग्रेज आए वो तो सारे एरियाज को ध्यान दे रहे थे ना, टारगेट कर रहे थे, धीरे धीरे सबको अपने अधीन में ले रहे थे, यानी अपने अंतर्गत ले रहे थे। लेकिन सबका जब माइंड काम किया कि आखिर ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, यानी कि और भी भारतीय और भी हमारे जैसे लोग और भी जो भी है इस एरियाज में ये ले रहे हैं, तो आखिर ये भारत है क्या। तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा और ये किसके लिए है, इन्हें समझ में क्या आया, तो इन्हें यह समझ में आया धीरे धीरे कि भारत जो है वो कुछ और नहीं, भारत एक जनता, भारत का यानी कि यहाँ का जो रहने वाले जो भी वर्ग है, रंग है, जाति, पंथ या जेंडर, यानी किसी भी प्रकार की भाषा यहाँ बोले जाने जाओ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, उर्दू, कुछ भी, और जो भी पंथ है सबके अपने अपने जाति जो भी है यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, रंग हो, काला, सांवला, गोरा, किसी भी कलर का, और वर्ग कोई भी बटा हुआ उनका, जेंडर कोई भी हो, तो ये सभी तमाम क्या है, ये सभी लोगों का भारत एक घर है। ये देखिए दिमाग में सबके आ गया, सबको समझ में आ गई। अब क्या दिमाग में आया, जब इतना पहली बात सबको समझ में आ गई तो दूसरी बात आई कि यह देश और इसके संसाधन किसका है और इसकी सारी व्यवस्था किसकी है, ये सारी की सारी किसकी है, भारतवासियों के, यानी कि जो उस भारत में रह रहे हैं, उस देश के अंडर में रह रहे हैं। ये सारा संसाधन जो कि अभी अंग्रेज लेके जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था जो कि अभी वो शासन कर रहे हैं, ये सब का सब किनका है, भारतवासियों का है। अब जब इस जवाब के साथ एहसास होने लगा तो उनके सामने आया क्या, अंग्रेज भारत के संसाधनों, वहाँ वहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता तब तक भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो कहाँ से होगा, क्योंकि ये तो अंग्रेज लेकर के बैठे हुए हैं। जब दिमाग जब तक आया लोगों के पास तब तक समझ में आया कि हमारी ज़िंदगी पर कब्जा करके पूरे के पूरे जमा कर कौन बैठा हुआ है, ये अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो अब तो हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, इनके चाहने के लिए क्या करना होगा, इनका जो नियंत्रण है उसे ख़त्म करना होगा। लेकिन यह तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये तो पूरी तरीके से कर चुके हैं। तो अब इसके लिए देखिए आगे क्या होता है। इसके लिए यह होता है कि ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों के साफ कर दिया करने लगी कि 1870 से लेकर 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह एक चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील और अंग्रेजी से शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी, और पूरा सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कितने अच्छे पॉइंट्स को बताया कि अब जब सबका दिमाग में ये आ गया, यानी सबकी चेतना जब जगी, यानी कि 1850 में, 50 के बाद जो जगी, तो वो राजनीतिक संगठनों की तरफ से ये तरीके से पूरी तरीके से दिखाई देने लगा, जो कि ये क्या आई लास्ट में, यही आई 1870 से लेकर 1880 के दशक में राजनीतिक संगठनों में अलग अलग बदलाव आए। सबका देखिए माइंड यहाँ पर काम करने लगा ना, जितने भी शिक्षित थे, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर, उन लोगों के हाथों में था टोटल क्या, बागडोर, वकीली का बागडोर, यानी कि छोटे से छोटे जो भी डिसीजन होते से बड़े डिसीजन तक सारा का सारा बागडोर तो अंग्रेजों का हाथ में था। तो ये इस तरीके से जब अब समझ में आने लगी तो एक तरह से अलग तरीके से पूना में सार्वजनिक सभा किया गया, जो कि इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस प्रकार का अब संगठन बनाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि हमारा भी अपना खुद का संगठन होना चाहिए, भारत का भी होना चाहिए। जब हमारा ये देश है, जब हमारे यहाँ के लोग हैं, जब हमारे लोगों का यहाँ का संसाधन हमें जब पता चल चुका है कि ये एक देश है जो कि देश हमारा है, तो हमारे भी यहाँ की बहुत चीज़ें होनी चाहिए, अपना एसोसिएशन होना चाहिए, यानी अपने संगठन होने चाहिए, और उस संगठन में अपना फैसला भी होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो ये संगठन के थ्रू होगा। तो उस तरीके से पुनः सार्वजनिक सभा में नाम को गौर से दिखाया गया, और सार्वजनिक का मतलब होता है, क्या होता है मतलब सार्वजनिक का, तो सार्वजनिक का मतलब आपको दिया गया है, क्या होता है, सब लोगों का
या सबके लिए, जिसका आपको बताया गया यहाँ पर। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। जनिक का मतलब क्या होता है? लोग। और का, ठीक है ना, यानी कि जनिक का लोगों का, यानी सभी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश को खास हिस्सों में काम कर रहे थे और अपने अपने लक्ष्य को, मतलब भारत के सभी लोगों का लक्ष्य जो बताते थे, तो वो उसी अकॉर्डिंग चल रहे थे। उनमें उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, क्योंकि वे सोच के साथ काम कर रहे थे और संप्रभु हो, यानी कि लोग संप्रभु हो, ये इस प्रकार से वो काम कर रहे थे। संप्रभुता का एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। बिल्कुल होता है। ये संगठन इस धारणा के साथ आगे निरंतर बढ़ रही थी। भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में भी फैसला लेने की आज़ादी अब धीरे धीरे होने लगी। 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा होने लगा। क्या होने लगा? तो 1800 यानी कि 1878 में आर्म्स अलर्ट पारित किया गया कि जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। क्योंकि ऑब्वियसली जब अब भारतीयों को समझ में आने लगा, अब छोटे छोटे अब संगठन बनने लगे, अब अपना छोटे छोटे डिसीजन वो भी लेने लगे कुछ कुछ कार्य में। तो अब ऐसा तो नहीं है कि अब अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, ब्रिटिश शासन को भी थोड़ा थोड़ा असंतुष्टता झलकने लगी, यानी अब उनको भी एक तरह से बेचैनी आने लगा, उनके भी दिमाग में काम करने लगे कि अब ये भारतीय, मतलब एक तरह से ये अब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट में। ये ऐसा ना हो कि किसी दिन ज़्यादा खड़े हो जाए, तो इसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए इन्हें दबा कर रखने के लिए। तो वो क्या करना चाहिए? तो वो अपने हथियार उनके हाथों में नहीं आने देना चाहते थे, यानी कि ब्रिटिश शासन नहीं चाहती थी कि जिस प्रकार से उनके जो अपने हथियार है, जो कि वो हथियार भी इन्हीं हमारे ही देश में रहकर हमारे ही खजाने के थ्रू उनको बनने में मतलब मदद मिली थी, तो वो उन्हें भी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों के पास हो, क्योंकि उनको डर था कि यदि भारतीय लोगों के पास ये हथियार रहा तो कल के डेट पे क्या पता वो वापस हम पर मतलब वार कर सकते उन हथियारों से। इसलिए वो अधिकार वो हथियार रखने का छीन रहे थे। और साथ ही साथ उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था, और जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। यानी कि अब उनको ये नहीं है कि हमारे बारे में तू मैं जरा सा भी अंग्रेज के खिलाफ कहीं से भी कुछ भी सुनने मिले तो वो चुप कराने के लिए, आप समझ रहे हैं किस तरीके से वो अप्लाई करते होंगे। इस कानून के प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। और 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश में ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों का पर मुकदमा चलाया जा सकता है। क्यों चलाया जा सकता है और कैसे? ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। एक तरह से ये चाहते थे कि मतलब कि उनके मन में तो ये था, अपना वो ब्रिटिश सारा का सारा मतलब अपना रूल रेगुलेशन यहाँ ला रहे थे, कर रहे थे, लेकिन थोड़े गलत तरीके से ला रहे थे। यदि वो उस चीज़ का थोड़ा सा नियम था और सबके मतलब अपना धार्मिक चाह हो या फिर सबकी इच्छाओं को यदि ध्यान में रखते हुए करते तो शायद वो इतने बुरे ना होते। और ऐसा नहीं कि एकदम जाना ही उन्हें पड़ता, लेकिन उनका जिस तरीके से बिहेवियर था, ऐसा नहीं था कि सब ब्रिटिश उसी प्रकार के थे, मतलब अच्छे भी थे कुछ कुछ नहीं में कुछ कुछ बात विचार से भी समझते थे, लेकिन कुछ कुछ तो समझ रहे हैं हम लात के भूत बात से कैसे मानते हैं। तो वही हाल इनका भी था, कुछ कुछ को था। जैसे कि अब वो देखना नहीं चाहती थी ना इंडियंस को, जरा सा भी अपने मतलब स्तर पे नहीं देखना चाहती थी, और स्तर पे देखती तो उन्हें डर था कि कल के डेट पे ये हमारे विरोध पे खड़े हो जाए। तो उनके लिए वो रोकने के लिए उनको जो मिला वो कोशिश करते रहे। अंग्रेज के विरोध में की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, लेकिन भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। अब है कि भारतीयों को जब ये चीज़ समझ में आने लगा धीरे धीरे धीरे, अब ये मतलब पता चलने लगा कि हमारा भी क्या वजूद है, हमारा ये देश में क्या है, अब हमें इनसे छुटकारा चाहिए। अब जब ये समझ गए तो ऑब्वियसली किसी को भी स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि हमारे देश से आप जाओ और हमें अपना देश दो, हम अपना देश अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, हमारा देश है, हमारी संपत्ति हम अपने अनुसार चलाएंगे, आप हमें ना बताएं। इस तरीके से हर कोई किसी की इच्छा होती है ना कि हमारा जो चीज़ें हमें वापस लौटा दिया जाए। तो इस घटना को मतलब कि अब धीरे धीरे विरोध अब दोनों के बीच में होने लगा। कहीं पर कुछ में भारतीयों का कुछ डिसीजन रहा, कुछ में अंग्रेजों का डिसीजन रहा, कुछ जगह दोनों का टकराव रहा, कुछ जगह मामला काफ़ी ज़्यादा शांत रहा, मामला काफ़ी ज़्यादा उच्च रहा, भयावह। तो इस तरीके से मतलब धीरे धीरे विरोध में आगे पीछे चलता रहा। तो इस घटना से भारत के अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला। तो किस घटना से भारत के असली अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला? कि यहाँ पर जो आपको बताया गया है
कि जब अंग्रेज के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक वापस ले लिया तो भारतीय ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। जैसे कि जो भारतीय न्यायाधीश के बीच में जो समानता स्थापित करने के लिए चाहते थे कि भारतीयों को भी कानूनी तौर पे यह अधिकार प्राप्त हो कि वो अंग्रेज़ों की तरफ से भी जहाँ पर उन्हें लगे वहाँ बोला जा सका। तो इस चीज़ को उन्होंने वापस ले लिया। अंग्रेज़ों ने ये चीज़ न करने के लिए मतलब उन्होंने कहा गया कि नहीं, इस चीज़ का अधिकार भारतीयों को न दिया जाए। तो ऑब्वियसली भारतीयों में गुस्सा तो उमड़ेगा ही। तो इस चीज़ के लिए उनमें गुस्सा भी उमड़ा और भारत में अंग्रेज़ों के इस रवैये का पता चला और साथ साथ और भी ज़्यादा उन्हें निकालने की ज़रूरत फील होने लगा कि नहीं, ये एकदम नहीं चला सकते और इन्हें हम चलाने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं चलते, ना हमारे सुनते हैं अंग्रेज़। तो पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत थी और वो 1880 में ही महसूस की जा रही थी। परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया और 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई से सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन ने प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर देखिए कौन कौन इस संगठन में शामिल थे, मुख्य तौर पे वो बताया जा रहा। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रामेश्वर चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कोलकाता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, है ना, वो व्यवसायिक तो थे, साथ साथ प्रचारक भी थे, यानी कि रिपोर्टर भी थे वो एक तरह से। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया, है ना, और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। और यहाँ प्रचारक देखिए दिया गया है इनके बारे में, किन के बारे में प्रचारक के लिए दिया गया है, तो यहाँ दादा भाई नौरोजी के बारे में दिया गया है। यहाँ पर कि प्रचारक में क्या दिया गया है, तो प्रचारक में दिया गया कि ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रचारक बोलते हैं। यानी अभी बोलते हैं ना न्यूज़ रिपोर्टर एक तरह से, तो वो उस समय का ये प्रचारक शब्द था। और साथ ही साथ कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही है, ये देखिए दिया हुआ है इस पर ये एक, और साथ साथ यहाँ पर फिगर आपको दे दिया गया दादा भाई नौरोजी का। यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं, इसका बेटर फिगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब अच्छे से। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड मतलब ब्रिटिश रूल इन इंडियन में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है, क्योंकि वो अपने तरीके से किए हुए हैं, अपने तरीके से, जो कि उन्हें पसंद नहीं आता था ब्रिटिश शासन को। लेकिन ये इन्हें जो दिखेगा वो तो करेंगे ना। उभरता हुआ राष्ट्र, अब राष्ट्र किस प्रकार से उभर रहा है वो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो उभरता हुआ राष्ट्र में अक्सर कहा जाता है कि अपने 20 सालों में अपने उद्देश्य और तारीखों के लिहाज से मध्य मार्गी एक पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन के में भारतीयों को एक ज़्यादा जगह दिए थे जाने के लिए आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं थे वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर गठन किया जाए। तो कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी उच्च पद दिए जाएं, लेकिन इस काम के लिए उन्हें मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उभरता हुआ राष्ट्र को देख करके, अब वो तो शांत नहीं रहे, यहाँ गतिविधियों में दिया हुआ आपका शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर कांग्रेस बताया गया जो भारतीयों की तरफ से जो अपना एक पार्टी रखा गया, अपना कांग्रेस अपने उद्देश्य में मतलब रखा गया, तो कांग्रेस की तरफ से अपना बोलना है, जो भी अपने हित के लिए भारतीय जनता में तो अपने तरफ से जो भी दलील देने, बोलनी है, उठाना, ये सब इनका काम था। तो कांग्रेस क्या चाहती थी, जो ये गठन हुआ था कांग्रेस पार्टी का जो भारतीय तरफ से, तो वो बस यही चाहती थी ना, उनका एक ही कहना था यहाँ पर कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है अंग्रेजों के थ्रू
और जो भी काम किए जा रहे ऊंचे पद वाले, तो उन सब में भारतीयों को भी वो मतलब पद दिया जाए, दोनों में ऊंचे ऊंचे समानता मतलब इक्वलिटी दिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा वो चाहेंगे? अंग्रेज चाहेंगे कि एकदम इक्वल इक्वल में मतलब वो लोग भी कुछ कुछ डिसीजन में हमारे साथ रहे? बिल्कुल भी नहीं। तो उनका यही कहना था कि जो लोग पढ़े हुए हैं, जैसे कि परीक्षाएं होती थी, पास करना रहता था, तो कम एज में मतलब कि उनको अपने देश जा कर के, ब्रिटेन में जा कर के वो परीक्षाएं पास करनी होती थी। तो इस तरीके से कांग्रेस का कहना था कि ये गलत है, क्योंकि आप एज भी कम रखे हैं और प्लस उतनी दूर जा कर के एग्ज़ाम देना है, तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि लंदन जा कर के एग्ज़ाम दें। आप कुछ ऐसा काम कीजिए जो हमारे देश में भी ये व्यवस्था हो, ताकि हम भी अपने देश में अपने ऊंचे पद के लिए, यानी कि पढ़ लिख करके ऊंचे पद के लिए, मांग के लिए, हम भी सिविल सेवा में यदि काम करना चाहे लंदन के लिए, तो हमें मतलब उतनी दूर मतलब न जाना पड़े। इस टाइप से ये भी हमारी तरफ से भी, भारतीयों की तरफ से ये मतलब रखा गया था। तो शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गौरे अफसरों का ही कब्जा था। अफसर लोग ही ज़्यादातर नौकरी उठाते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे और बड़े बड़े घर के रहते थे। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सके। ओके, देख रहे हैं ना, भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिया जा सके। कितने अच्छे सोच रखे हैं ना, ताकि वो आगे बढ़ ही ना सके, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि, क्योंकि उनको लग रहा था कि यदि भारत ही बड़े बड़े मतलब पढ़ लिख करके ओहदा प्राप्त कर लेंगे, तब तो ये तो अपना यहाँ पर इनकम अच्छा खासा चलाने लगेंगे। अपना ही कहते हैं ना कि अपना सामान अपने देश में ही रखो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाओ, यानी अपना सामान अपना देश, पैसा अपना पैसा अपने देश में रखो, सिक्योर करो। क्योंकि इनका क्या नाम था, किसी और देश का उठाओ सामान और अपने देश में लाओ। तो यदि हम अपने ही सामान यहीं पर क्रय विक्रय करें, अपने ही देश में रखेंगे, तो हमारा देश का मतलब दूसरे देश से तो बेटर ही है ना, कि हमारा देश में ही पैसा हमारे देश में ही रहेगा। तो इसलिए बोला जाने तो ये वो नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहते थे? ब्रिटिश लोग नहीं चाहते थे। तो भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, यानी कि पहले उन लोग का किस प्रकार से कानून व्यवस्था होता था, मतलब अंग्रेजों का, कि एक ही में सारा चीज़ सिमट देते थे, क्योंकि उनके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते नहीं थे। वो कोई भी मसला या मुद्दा उठाए, उसको सिंपली एक ही कोई व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति को 2-3 कार्य को करना पड़ता था, कि उसी को डिसीजन भी सुनाना है, उसी को उसको कार्य मतलब भार पूरा देना है, जो भी करना है सारा, मतलब न्यायपालिका भी कार्य और कार्यपालिका भी कार्य उन्हीं को करना। तो ऐसा नहीं चाहते थे, भारतीय चाहते थे कि वो सब अपना अपना मतलब एक दिया जाए, आर्म एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। पहले बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी भारतीयों की, चाहे किसी भी कोई भी चलो कुछ हो गया तो ये सब में छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जो बाद में चल के बहुत बड़ा दिक्कतों का मतलब एक तरह से होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके बोला जाने लगा कि हमें हर वो चीज़ स्वतंत्रता दी जाए जो जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण ये विद्रोह या फिर बहुत नुकसान झेलना पड़ता था भारतीयों का, हर छोटे छोटे डिमांड से, छोटे छोटे चीज़ों पर न देखने की वजह से उन लोगों का। तो शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमीन विपत्ति हो गए थे और अनाजों में भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थ का अभाव पैदा हो गया था। बिल्कुल सही कहना था, क्योंकि कांग्रेस का यह मुद्दा था कि जो भारत में इस प्रकार से गरीबी और इतना अकाल पड़ रहा हो, किसके कारण? ब्रिटिश शासन के कारण, क्योंकि भारत का सारा चीज़ तो वो लेकर के अपने देश में चले जा रहे हैं और जो भी बचा कुचा सामान उस पर अपना ऐश कर रहे हैं। छोटे छोटे जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो हर वो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का व्यक्ति रहता था ना, हर तरीके के लोग रहते थे, जमींदार हो, किसान हो, गरीब व्यक्ति हो, हर प्रकार का। आप तो सबसे लगान वसूल लेते थे, सबसे इतना ऐंठ लेते थे, सारे उनके निचोड़ता ही उठा लेते थे ना, कि वो क्या खाएंगे बेचारे, क्या पिएंगे, क्या किस तरीके से अपना जीवन शैली जिएंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन हाँ, वो किस तरीके से जीते थे वो उनसे पूछो, है ना। तो वो सब कौन देखेगा, वो सबका भार कौन सहेगा, तो उस सबका जिम्मेदार कौन है? तो वो सबका जिम्मेदार कौन था? ब्रिटिश शासन, क्योंकि उनके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो वही कांग्रेस की मांग थी कि ये जो लगान आप जो इतने भर के रखे हैं सब में, जो नहीं भी दे पा देने लायक है, उनको भी आप ले रहे हो ज़बरदस्ती, तो वो सब न किया जाए। और फौजी खर्चे में भी जो कटौती आप करते थे,
तो वो सब भी न किए जाए। फौजी खर्चे में कटौती मतलब करनी चाहिए, सॉरी। और सिंचाई के लिए जो ज़्यादा अनुदान किए जाए, जिस तरह के, क्योंकि ऑब्वियसली सब जानता है किसानी में, सिंचाई में ही थोड़ा ज़्यादा खर्चे जाते हैं। अब ये वो भी नहीं देंगे तो फिर काहे का फिर किसान, काहे का फिर किसानी, और कुछ भी उससे रिलेटेड जब आमदनी होगी नहीं तो फिर तो भूखमरी छाएगी ना। तो उसने नमक कर और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले जो बर्ताव था, या फिर भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वालों, वन प्रशासन के वजह से वन शासियों की बढ़ती हुई मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, समुदायों और उद्योगपति के हक में ही नहीं बोल रही थी। इट मीन्स वो हर किसी के हक में बोल रही थी, क्योंकि उस वक्त उनको हर छोटे से छोटे भारतीय लोगों का हर मुद्दा रखना था ब्रिटिश शासन के सामने। तो मध्य वर्गीय नेता जो जनता थे वो ब्रिटिश शासन के न्यायपूर्वक चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा भी की और साथ साथ जनमत निर्माण के लिए देश के लिए विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र व न्याय के आदेश का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज भारतीयों की हर भावना से मतलब ज्ञात नहीं है। उन्हें उस चीज़ का ज्ञात कराएंगे तो शायद वो हमारे हर फीलिंग्स को, हर चीज़ को, डिमांड्स को समझेंगे, जानेंगे और करने देंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हुआ होगा? अब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, देखिए ये कौन सा आ गया। और ये जो ऊपर जिस चीज़ का दिया गया है, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं जो कांग्रेस दल का, वो एक तरह से नरम दल की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो थी ना, ये ज़्यादातर किसी भी चीज़ को लेख के माध्यम से निकालती थी। यहाँ पर लिखा है ना आपको यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को, यानी कि जो अखबार निकाले, लेख लिखे, साबित करने के लिए ये सब का प्रयास करने लगे जो ये मध्यवर्गीय नेता थे। तो ये थोड़ा सा इनका जो चरित्रवान था, या जिस तरीके से बोलने का तरीका था, वो थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेख के तरीके से था, इन्फॉर्मेशन दे करके ये करते थे। लेकिन अगला जो हमारा स्वतंत्रता, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये देखिए कैसे आता है, किनका आता है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने की वजह से हम ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगला पार्ट स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका ये वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।